हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जैसा कि नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जून 2010 के में जो सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किया है? ऑप्शंस हैं स्पेंसर, कॉम्टे, टॉनीज या फिर मैक्स वेबर। तो इसमें आपको बताना है कि सामाजिक भौतिकी जो टर्म है यह शब्द किसने प्रयोग किया। दिए गए ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है। निम्नांकित में से उसे पहचानिए कि किस लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है। ऑप्शन है कूले, वॉर्ड, सिमेल या फिर गिडिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गिडिंग्स। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंध निम्नांकित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं? ऑप्शंस हैं संस्थाएं, धर्म, लोगों की चेतना या फिर समितियां। तो सामाजिक संबंध किससे जुड़ा है प्राथमिक रूप से? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लोगों की चेतना से सामाजिक संबंध जुड़ा है। क्योंकि जब दो लोग या दो से अधिक लोग एक दूसरे से आपस में अपना अंतर किया करते हैं तो उससे सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नांकित में से क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं संस्था, समुदाय, समिति या फिर राज्य। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और संस्था, समुदाय, समिति से रिलेटेड क्वेश्चन तो समाजशास्त्र के एग्जाम में आना ही है। तो इससे आप तीनों को क्लियर रखना है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसके आंसर को दे सकते हैं। और जैसा कि हमने एनटीए पेपर देता है, एनटीए पेपर अब करा रहा है, तो वह उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराता है जिससे हमें याद नहीं करना पड़े, हमें अपनी सोच के बेस पे उसका आंसर करना होता है कि हम किसी चीज़ को कितना डीपली पढ़ रहे हैं और उस क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझ रहे हैं, तभी हम आंसर कर पाते हैं अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, समिति। विशेष उद्देश्य के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने धर्म को लोगों की अफीम समझा है? ऑप्शंस हैं फ्रॉयड, मॉस्का, मार्क्स या फिर दुर्खिम। तो आसान प्रश्न है यह, आप सबको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्क्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? ऑप्शंस हैं जॉनसन, मैकाइवर, टाइनवी या फिर बर्जर। तो ये बहुत फेमस कथन है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना यही इसीलिए हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक तो उनमें से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अगले पेपर में, और बाकी हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर पाते हैं। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, मैकाइवर ने कहा कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है किंतु संस्कृति नहीं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके बुक्स के नाम है, तो इसको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने में सबसे पहले आप देखा करिए कि कौन से
कि कौन से मिलान को आपको आता है और उसी के अकॉर्डिंग पहले उसे मैच करिए, बाद में धीरे धीरे मैच होता जाता है। तो सबसे पहले देखा करिए कि कौन सा आपको ऑप्शन आ रहा है अच्छे से। तो चलिए मिलाते हैं। मैकाइबर की बुक कौन सी है? तो बहुत फेमस बुक है मैकाइबर की सोसाइटी। तो ए का 2, लेकिन 2 में 3 में है ऑप्शन, तो और मैच करते हैं। डेविस की कौन सी बुक है? ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस, बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट बुक, ये सारी ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बर्जर की है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, और बियर स्ट्रीट की है द सोशल ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शंस हैं, संस्कृति वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया है, और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। संस्कृति गौड़ है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। और लास्ट ऑप्शन है, हम जो हैं वही संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और डायरेक्ट ऐसे एज इट इज़ पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हम जो हैं वह हमारी संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ भी है वह सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं, भूमिका निभाना, जीवन यात्रा के संस्कार, परिस्थिति को निश्चित रूप देना, या फिर विन्यास या स्टेटस सेट। तो इसमें बताना है कि वह जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जीवन यात्रा के संस्कार। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको प्रैक्टिस सेट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। प्रत्याशी सामाजिकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? ऑप्शन है, मर्टन, पार्सन्स, होमन्स या फिर समनर। तो इजी है ये क्वेश्चन। तो प्रत्याशी सामाजिकरण का भी क्वेश्चन एक आता है, उसमें या तो प्रत्याशी सामाजिकरण से रिलेटेड कुछ भी अवधारणाएं पूछ ली जाती हैं या उनके कुछ उदाहरण जिसमें से आपको बताना होता है कि क्या कौन सा उदाहरण प्रत्याशी सामाजिकरण का है, या फिर इनसे इनके राइटर भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मर्टन ने प्रत्याशी सामाजिकरण की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है यह। तो कथन है इसका, समकालीन समाज में विवाह का सर्वाधिक सामान्य रूप एक विवाह प्रथा है। और इसका कारण क्या दिया है? स्त्रियों का सामाजिक स्तर केवल एक विवाह प्रथा के जरिए ऊंचा उठता है। तो आपको दिए गए कूट में से सही आंसर बताना है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा सही आंसर है, और अगर नहीं पता चल रहा तो मैं बताती हूँ, मैं तो बताऊँगी ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है, किंतु आर जो इसका कारण है यह गलत दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि स्त्रियों का सामाजिक स्तर केवल एक विवाह की प्रथा से ही ऊंचा उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है फिर से इसे। तो फिर से मैंने जैसे बताया कि आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहा होता है उसे सुमेलित करिए। इसके बाद और भी ऑप्शंस एक दो में कन्फ्यूज़न होता है आई थिंक, तो वो अच्छे से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह किसने दिया है? तो इजी है, आपको पता होगा। तो ए का है समनर। प्राथमिक एवं गौड़ समूह किसने दिया? तो प्राथमिक और गौड़ समूह CH कूले। समुदाय गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट दिया है टॉनिच, और समृद्ध और विस्तृत समूह होमेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के के साथ विवाह करती है तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शंस है देवर विवाह या जिसे लेविरेट कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ना हिंदी नहीं मीनिंग पूछा होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फॉर्म में इंग्लिश वर्ड दे दिया जाता है, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है। तो कुछ ये जो ऑप्शंस होते हैं लेविरेट और सोरोरेट, इनको हमें इंग्लिश में ही याद करना पड़ता है, करना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व कर सकें। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रतिलोम विवाह। और इसका अपोजिट होता है, उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? ऑप्शंस हैं वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है, विवाह संबंध स्थायी नहीं है, पत्नी अपने पति के घर में रहती है, या फिर स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। तो बताना है इसमें कि इसका सही आंसर क्या है, यानी कि मातृसत्तात्मक परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पत्नी अपने पति के घर में इसमें नहीं रहती है, पति बल्कि अपनी पत्नी के घर में रहता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मडॉक, जिमरमैन, दुर्कीम या फिर वार्नर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे फिर से। एक तरफ विवाह के टाइप्स दिए गए हैं, दूसरा तरफ उनको पूछा गया है कि मैच करना कि कौन सा विवाह का टाइप्स कौन सा है। तो इससे मैच करना है, तो चलिए मैच करके देखते हैं। अपने वंशानुक्रम समूह के बाहर से जीवन साथी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तो ये क्या हो सकता है? तो यह हो सकता है बहिर्विवाह। तो ए का 2, ए का 2, उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। तो ये क्या हुआ? और उच्च जाति निम्न जाति की स्त्री से, उच्च जाति की जब स्त्री होती है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना चाहिए, उसे अंतर्विवाही कहते हैं। और उच्च जाति के पुरुष जब निम्न जाति उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अगेन सुमेलित करना है, पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं इसे। पीटर वार्सले, तो नए थिंकर्स हैं यह। तो सोशियोलॉजी के जो नेट जे का पेपर होता है उसमें नए थिंकर्स आते हैं, तो इसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं आपकी कौन सी बुक आपको इसमें से आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए का द थर्ड वर्ल्ड किसने दिया था? पीटर वार्सले। W रोस्टो का है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आंद्रे गुंडर फ्रैंक का है अंडर डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्यूशन। और राइनहार्ड बेंडिक्स का है नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप स्टडीज ऑफ ओवर चेंजिंग सोशल ऑर्डर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच में काफ़ी अंतर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अंतर को इंगित नहीं करता है? ऑप्शंस हैं कार्यों का ज़्यादा बड़ा विशिष्टीकरण, आधुनिक नौकरशाही की विशालता, समाज के प्रभावशाली पहलू, या फिर आदेश अधिक्रम। तो बताना है कि प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच कौन सा अंतर का कारण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, आदेश अधिक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है कि हम सीखते हैं कि हम कौन हैं।
ऑप्शन है इसके स्वभावना के द्वारा, अनुकरण द्वारा, हमारे साथ दूसरों लोगों के अनुभव के द्वारा, या फिर अपने को कोई अन्य व्यक्ति होने जैसी कल्पना के द्वारा। तो हम कैसे सीखते हैं कि हम कौन हैं? लुकिंग ग्लास सेल्फ के माध्यम से। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो दिया था C.H. कूले ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वभावना के द्वारा। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित में के जरिए सृजित हुआ है। ऑप्शन है रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण, वृद्धावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड का सुपर ईगो के बारे में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समाजीकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? तो यह अवसर प्रदान करने में सहायता करती है, या फिर यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है, यह समाज में प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चित करने में सहायता करती है, या फिर यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। तो बताना है कि सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकारात्मक मॉडल है वह उसकी विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? ऑप्शंस प्रजातिगत सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, पेशा संबंधी या व्यवसायिक सिद्धांत, या फिर पारंपरिक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पारंपरिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनिवार्य है? ऑप्शंस हैं वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता, जो सामाजिक स्थिति के निम्नतम सोपान पर हैं उसके सापेक्ष उच्चता, जो परिस्थिति के ज़्यादा उच्च सोपान पर हैं उनके सापेक्ष निम्नता, या उपरोक्त सभी। तो सामाजिक वर्ग के लिए कौन सा अनिवार्य पूछा गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जब व्यक्तियों का कुछ समूह होता है उनमें कुछ विशेष समानताएं होती हैं तो वह एक वर्ग का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। संस्कृतिकरण निम्नांकित की प्रक्रिया है, ऋतुजननीय परिवर्तन, या ऑर्थोजेनेटिक अलिंग जनित परिवर्तन, या हेट्रोजेनेटिक, या फिर सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन, या सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन को हम कहते हैं संस्कृतिकरण। तो सी इसका 2 और 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होगी? गेमेनसाफ्ट बंधु समाज या समुदाय, और गेसलसाफ्ट समिति, ज्वेकरलेसनन या फिर वर्ट रेशनल, यांत्रिक और जैविकी एकता, इंद्रिय परक या विचार परक संस्कृति। तो सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण किसके माध्यम से हो सकता है यह बताना है इसमें आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, निर्जातीय, सुधार, अलगाववादी, अर्धराष्ट्रीय। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है नेट के एग्जाम में, तो चलिए मैच करके देखते हैं इसे। तो निर्जातीय आंदोलन बिरसा आंदोलन से रिलेटेड है, तो ए का सी तो 2 में है। सुधार आंदोलन भक्ति आंदोलन को कहते हैं।
अलगाववादी आंदोलन कौन सा होगा? अलगाववादी आंदोलन नागा और अर्धराष्ट्रीय झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी नहीं, बी। नाडेल का ये कहा है कि भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसका है? नाडेल का। अगला क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है इसके कॉलिंस, कोजर, डेरेंडॉफ या फिर एंजिल्स। तो मध्यम वर्ग का सिद्धांत किसने दिया ये बताया गया, इसमें आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो मध्यम वर्ग का सिद्धांत सबसे पहले दिया था डेरेंडॉफ ने। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नांकित में से कौन योगदान नहीं करता है? ऑप्शन है सगोत्रता व्यवस्था, नेतृत्व, वंशावली या फिर धार्मिक अनुष्ठान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेतृत्व की बात रेडक्लिफ ब्राउन नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों जो ऑप्शंस हैं यह समाज में एकीकरण उत्तरजीविता के प्रति योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है मेलिनोस्की से है, मेलिनोस्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? ऑप्शन हैं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन, संगठन और सत्ता का प्राधिकार को अमल में लाना या फिर दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। तो बताना है कि इन्होंने कौन से टर्म का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संगठन और सत्ता का प्राधिकार को अमल में लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खिम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? ऑप्शंस हैं मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड का भय, समाज का लचीलापन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दुर्खिम ने अपराध के अप्रत्यक्ष कार्य को कौन सा बताया है वो बताना है इस क्वेश्चन में आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तरित किया जा सकता है? ऑप्शन हैं लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोस्की, पार्सन्स या फिर मर्टन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पार्सन्स। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है यह। तो चलिए कथन देखते हैं क्या है। क्रिया या कृत्य के विशेष कृत्यों के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं। और इसका कारण क्या दिया गया है, समूहों को व्यक्तियों के विशेष कृत्यों के मात्र परिणामों और संगठन के रूप में भी समझा जाता है और इसलिए केवल इन्हें ही व्यक्तिनिष्ठ रूप से समझने योग्य कृत्य का एजेंट समझा जाता है। तो नीचे दिए गए कूट हैं जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो डी ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्हीं तीनों में से और इसका सही आंसर है। तो कथन और कारण को आप अच्छे से पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पैरेटो की तर्कपूर्ण क्रिया की अवधारणा में अनुप्रयोज्य है? ऑप्शंस हैं व्यक्तिनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया, वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों रूपों से तार्किक क्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पैरेटो ने तार्किक अतार्किक क्रिया की बात की थी,
तो बताना है इसमें से कि तर्कपूर्ण क्रिया की अवधारणा में अनुप्रयोज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों के साथ कौन सा संबंधित है। ऑप्शंस हैं, अंतःक्रिया में प्रयोग किए गए प्रतीकों को लोग बदल नहीं सकते हैं, वस्तुनिष्ठ समझ पर आधारित अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रतीकों को लोग बदल सकते हैं, स्थिति के निर्वचन के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रतीकों को लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं, या फिर सोचने की क्षमता के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रतीकों को लोग बदल सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है यह, इसमें आपको सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्स के अनुसार निम्नांकित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शंस हैं, वर्ग हित, वर्ग चेतना, वर्ग गठन या फिर वर्ग की पहचान। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग बताना है कि वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, वर्ग चेतना। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शंस हैं, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, बी परेटो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम ने ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग अपने अध्ययन में किया था। अगला है, आंकड़े के संग्रह के लिए सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किसने किया है। तो हमने कल वाला प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलिनोवस्की, एस सी दुबे या फिर एन के बोस। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक में ऑप्शंस होता है। तो चलिए इसका पहले सही ऑप्शन बता लें, फिर मैं बताती हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। तो एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग कौन करता है। तो वहाँ पे मेलिनोवस्की अगर नहीं होता है तो वहाँ पे होता है W.H. वाइट। उनकी कौन सी बुक है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन बार बार नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर लिखा है। तो वस्तुनिष्ठता के बारे में कौन लिखता है और बताना है। तो W. दिल्थे, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर या फिर दया कृष्णा। तो वस्तुनिष्ठता की बात कौन करता है, तो करते हैं इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, मैच करना है, बुक्स के नाम है, रिसर्च से बुक क्वेश्चन है यह। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, तो ये बुक तो सबको पता होगी किसकी है। तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खिम की। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ आंसर। ऑप्शन इसका राइट आंसर है डी। आप लोग मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों परिदृश्य को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस हैं, आर के मर्टन, पॉल एफ लेजरफेल्ड, इमाइल दुर्खिम या फिर मैक्स वेबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट की बात कौन करता है, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, गवेषणात्मक शोध डिजाइन में किस प्रकार के प्रश्नों को छानबीन की जाती है। तो ऑप्शन है, यह क्यों है, यह क्या है, यह किस प्रकार है, उपरोक्त सभी। तो गवेषणात्मक या अन्वेषणात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी की बात गवेषणात्मक शोध डिजाइन में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं प्रश्नावली, प्रेक्षण, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रेक्षण यानी कि अवलोकन लिखा हुआ है। तो बताना है कि जो व्यक्ति इलिटरेट होते हैं या साक्षर नहीं होते उनके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं इसके, संबंधों के बारे में सामान्यीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, या फिर परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। तो व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य पूछ रहा है इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। यानी कि केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन वही होता है कि किसी भी जिस बिंदु का हम स्टडी कर रहे हैं उसके हमें डीपली उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विवृत तालिका से कौन से माध्य की परिगणना की जा सकती है? ऑप्शन से माध्यिका और बहुलक, बहुलक एवं माध्य, माध्य एवं माध्यिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टैटिक से क्वेश्चन है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुलक एवं माध्य। अगला क्वेश्चन है, जब एक चरण गुणात्मक और दूसरा चरण परिमाणात्मक है तो उनके बीच सह विसरण ज्ञात करने के लिए किस माप का उपयोग किया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यह। तो ऑप्शन है इसके, यूले का, फाई गुणांक, कोटि संबंध, या फिर काई स्क्वायर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, काई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए मैच करते हैं इसे। सहभागी अवलोकन की बात कौन करता है? तो अभी मैंने बताया है, यहाँ पे मेलिनोस्की है नहीं, तो इसके सही आंसर क्या होगा? WF वाइट। तो ए का 5th है, तो किस में है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक तथ्य की सभी पता होगा, इमाइल दुर्खीम। वस्टेहन की बात कौन करता है? मैक्स वेबर। और मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की बात करते हैं RK मर्टन, मिडिल रेंज थ्योरी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित पद्धतियों में से कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है? तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी पद्धति प्रायिकता प्रतिचयन की विधि के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श। नेक्स्ट है, दो गुणात्मक चरों के बीच सह विसरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है पाई का, यूले का, ए और बी दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी, पाई यानी कि पाई और यूले दोनों का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MN श्रीनिवास ने निम्नांकित में से किस अवधारणा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रक्रिया के रूप में जाति गतिशीलता की व्याख्या की है? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण, या फिर आधुनिकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने ये वाला प्रैक्टिस सेट कर लिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जितने भी वीडियोज़ आएँ आपका नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।